हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग घटना चक्र इतिहास देख रहे हैं, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास एकदम खल्लास कर दिया। मध्यकालीन इतिहास में भी हमने दिल्ली सल्तनत का एकदम सूफड़ा साफ कर दिया। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंश। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको जो है अभी अगर आपके मोबाइल में वो रेड दिख रहा है तो उसको ब्लैक कर लीजिए, अर्थात चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो एज ऑलवेज क्या करेंगे, हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं एमसीक्यू पे। देखते हैं कि इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। और ये जो पीडीएफ है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि पीडीएफ शेयर कर दी जाए। तो हम सोच रहे हैं कि जब पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा तभी पीडीएफ शेयर करें, या तो फिर जितना हमने करवा दिया है उतनी पीडीएफ शेयर करें। तो उसके लिए फिर हमको पीडीएफ बनाना पड़ेगा। खैर, देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं हम आप सब के लिए। आगे देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखिए कि जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो बताइए कौन से वो व्यक्ति हैं जिनकी याद में जौनपुर नगर को बनवाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि किसने बनवाया था, नहीं, क्या पूछ रहे हैं कि किसकी याद में बनवाया था। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर अकबर। तो अकबर तो वैसे ही नहीं होना है, क्योंकि जब तक की घटनाएं हम लोग देख रहे हैं तब तक अकबर का तो भी कोई नामो निशान ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका कि प्रारंभिक नाम था जौना खां, इनकी याद में किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था जौनपुर नगर को। ठीक है, और ये जौन मतलब कि जो क्या बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक हैं, ये जौना खां के कौन थे, तो चचेरे भाई थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसकी अगर व्याख्या देखेंगे तो आपको और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो क्लियर होंगे। तो देखिए, जो जौनपुर नगर है इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां, जिनको कि आगे चल के किस नाम से जाना गया, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। ठीक है, इनकी स्मृति में करवाया। आगे चल करके देखिए, जो सुल्तान महमूद शाह द्वितीय थे, इनके टाइम पीरियड में 1394 ईस्वी में जो जौनपुर है वो एक स्वतंत्र राज्य बना। और इसके संस्थापक कौन थे, मलिक सरवर, जिन्होंने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि सरकी राजवंश की नींव किसने डाली थी, तो याद रखिएगा मलिक सरवर ने। आगे देखिए, मलिक सरवर जो है ये महमूद शाह द्वितीय के दास थे। कौन थे? महमूद शाह द्वितीय, इनके दास थे कौन, मलिक सरवर। आगे देखिए, सुल्तान ने उसे मलिक उश शर्क यानी पूर्व का स्वामी उपाधि दी हुई थी। ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को देखिएगा, ये सारे सेपरेट क्वेश्चंस बनते हैं। तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मलिक उश शर्क और साथ में ख्वाजा ए जहां की उपाधि किसको दी गई थी, तो याद रखिएगा कि जो मलिक सरवर है उसको दी गई थी। किसने दी थी, तो महमूद शाह द्वितीय ने दी थी। ठीक है, और एक बार ये कहीं वनडे एग्जाम में पूछा गया है, मलिक उश शर्क का मतलब क्या है, तो पूर्व का स्वामी। ठीक है, और ये जो जौनपुर है इसे उत्तर प्रदेश पीसीएस ने पूछ के रखा हुआ है पहले से ही कि सिराज हिंद किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसी जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, पहले में पूछा था किसकी स्मृति में करवाया गया था जौनपुर नगर की स्थापना, अब पूछ रहे हैं किसने करवाया था। तो क्या हम आपको लगता है कि हमें फिर से जो है इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, FST हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर देखिए, कह रहे हैं कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का शिराज कहा जाता था, तो कौन हो जाएगा, अभी तो देखिए जौनपुर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए, इब्राहिम शाह सरकी, ये जौनपुर के सरकी वंश के महान शासक थे, और वो विद्या कला इन दोनों चीज़ों के ही प्रेमी थे। उनके टाइम पीरियड में एक नवीन प्रकार की शैली जो है जिसको कहा जाता है शर्की शैली, इसका उदय हुआ। ठीक है, तो शर्की शैली का उदय कब हुआ, इसको देख लीजिए। कह रहे हैं इस शैली में साधारण प्रकार की जो मीनारें हैं उनको हटा दी गई, उनमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे, और उनके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई थी, और यही कारण है कि जौनपुर को सिराज ए हिंद या पूर्व का स्वामी नाम से जाना गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस में। फिर देखिए, कह रहे हैं कि किसे सिराज ए हिंद कहा जाता है, तो देखिए यूपी पीसीएस में 2005 का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन है, तो हमने ये तो देख लिया कि किसने इसकी स्थापना की थी, तो मलिक सरवर ने की थी। ठीक है, ख्वाजा ए जहां टाइप की उसकी उपाधि थी। और अब आपसे कह रहे हैं कि इसका
लास्ट रूलर कौन था? ठीक है, ऑप्शन देखिए, मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या इब्राहिम शाह। तो बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा हुसैन शाह। ठीक है, तो जौनपुर राज्य के अंतिम शासक कौन थे? हुसैन शाह। हमसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर यही पूछते हैं, अगर किसी वंश से पूछेंगे तो उसके संस्थापक, उसके अंतिम शासक, या उन लोगों ने कोई खास उपलब्धि हासिल की हो तो वो पूछ लेते हैं, और उनकी राजधानी। अक्सर एग्जाम में हमसे यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और उसके पहले आपको व्याख्या देखनी चाहिए कि जौनपुर शहर की जो स्थापना है वो 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करवाते हैं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जौना खां। ठीक है, 1394 में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की, और सरकी शासकों ने लगभग 85 सालों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। किंतु 1479 में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित किया, जौनपुर को फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया, और जौनपुर को क्या कहा जाता है? सिराजे हिंद। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जौनपुर का नस्तो नाबूद करने का काम किसने किया था, तो बहलोल लोदी ने किया था, जो कि लोदी वंश का संस्थापक है। तो जौनपुर शहर जो है, जौनपुर जो नगर है, उसको मतलब उसका जो स्वतंत्र अस्तित्व है उसे समाप्त करके फिर से दिल्ली में मिला लेने का काम ये बहलोल लोदी वंश के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। सारे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। दिख गया, चलिए। कह रहे हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। हमारे पास अभिकथन क्या है कि जौनपुर को सिराजे हिंद नाम से जानते हैं, तो क्या बताने की जरूरत है, इतनी देर से हम लोग देख रहे हैं। फिर जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में जाना जाता था। हाँ, इसी वजह से तो उसकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई थी, और यही तो कारण है कि इसको जो है सिराजे हिंद यानी पूर्व का सिराज या स्वामी कहा मतलब पूर्व का सिराज कहा जाता है। तो यही तो चीज पूछ रहे हैं, कथन और कारण। तो जौनपुर जो है वो शर्की काल में शिक्षा का महान केंद्र था, यही कारण है कि इसे सिराजे हिंद कहा जाता है। अर्थात कथन भी सही है, कारण भी सही है। कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। इस हिसाब से आप देखिए उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहे हैं कि इब्राहिम शाह सरकी, जो कि जौनपुर के सरकी वंश के सबसे महान शासक थे, विद्या और कला दोनों के ही प्रेमी थे। उनके टाइम पीरियड में एक नवीन शैली ने जन्म लिया, जिसे हमने देखा शर्की शैली कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने इसके पहले भी देख लिए थे, सारे पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। आगे देखिए, कश्मीर का अकबर नाम से किसको जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई ने पूछा हुआ है। तो बताइए, क्या शमसुद्दीन शाह थे, दूसरा सिकंदर बुत शिकरन थे, या फिर हैदर शाह, या जैनुल आबदीन? तो साफ साफ दिख रहा है जैनुल आबदीन हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। तो 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां, जिसने जैनुल आबदीन के नाम से भी जिसकी मतलब की ख्याति रही है, ये कश्मीर के सिंहासन पर बैठे। ठीक है, किस नाम से बैठे हैं? जैनुल आबदीन। स्टार्टिंग में नाम क्या था? शाही खां। ठीक है, आगे देखिए, ये कश्मीर के सबसे महान शासक हुए, और धार्मिक दृष्टि से काफी सहिष्णु थे, इसी वजह से मतलब अकबर इनको उपाधि दी गई है। आगे देखिए, उनकी धार्मिक उदारता के कारण उनकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है, और उन्होंने हिंदुओं पर लगने वाला जो जजिया टैक्स था उसको हटा लिया। वैसे हिंदुओं पर लगने वाला था ये कहना ठीक नहीं है, गैर मुसलमानों पर लगने वाला ये टैक्स था। ठीक है, मतलब हिंदू हों ये जरूरी नहीं है, मुसलमान नहीं है तो फिर जो जजिया टैक्स है वो लगेगा। कह रहे हैं कि वो प्रथम शासक थे जिन्होंने गो हत्या को निषिद्ध किया, यानी कि गोवध ना किया जाए। उनके टाइम पीरियड में महाभारत, दशावतार और राजतरंगिणी जैसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। फटाफट कमेंट करके बताइए कि जो राजतरंगिणी है ये किसके द्वारा लिखी गई है। हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस किया हुआ है अपने प्राचीन इतिहास वाले वीडियो में। अगर आप लोगों ने प्राचीन इतिहास वाला मतलब कि पूरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने 2 वीडियो में कंपाइल करके दिया है, आप उस वीडियो को देख करके सारा का सारा जो पॉइंट्स है वो देख सकते हैं। क्योंकि हमने पहले शॉर्ट्स में वीडियो बनाया, शॉर्ट्स का इट मीन्स ऐसा नहीं कि 1 मिनट में, मतलब 30-30, 40-40, 50-50 मिनट की वीडियोस बनाए, और उसके बाद
कभी कभी ना माइंड में क्या आता है कि अरे इतनी सारी वीडियोस हैं कैसे देखेंगे। तो जब चीज़ें कंपाइल करके हमें मिल जाती हैं तो हमें सिर्फ ये दिखता है कि यार वीडियो तो एक ही है, घंटे कितने भी हों। तो इस वजह से टोटल वो 17 घंटे की वीडियो थी, तो हमने उसको 2 पार्ट्स में दिया है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप 12 घंटे से ज़्यादा की वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, पूरा का पूरा जो प्राचीन इतिहास का एमसीक्यू है घटना चक्र में जो दिया है वो आप इन 2 वीडियोज़ में कवर कर ले जाएंगे, ठीक है। और यही काम हम मतलब मध्यकालीन वाले में भी करेंगे। जब इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 2-3 वीडियो जितना भी होगा कंपाइल करके दे देंगे, ताकि एक ही जगह पे आपको सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएं, ठीक है। आगे देखिए, क्या आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया टैक्स समाप्त किया। तो क्या कुछ सोचना है, अकबर आएंगे? बिल्कुल नहीं, अभी तो अकबर का नामो निशान ही नहीं है। तो ये हो जाएंगे जैनुल आबदीन, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर्वप्रथम जो जजिया लगाने का काम है वो किसने किया था, तो हमने देखा था 712 711 12 दो तारीखें मिलती हैं। तो उस टाइम पे जो मोहम्मद बिन कासिम है वो हमारे यहाँ आक्रमण करता है और जो सिंध वाला इलाका है उसको जीत लेता है, और वहीं पे फिर वो जजिया टैक्स जो है वो लगाता है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और जजिया से बनता है कि वो कौन है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। तो वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। जजिया से वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आगे चल के मुगलों में तो बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन जाता है, किसने लगाया, किसने हटाया, फिर से कौन लगा दिया, फिर से कौन हटा दिया। तो जब हम लोग मुगल एरा पढ़ेंगे तब ये देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया। अभी हमने देखा था जैनुल आबदीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। कह रहे हैं कि जैनुल आबदीन के द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। बताइए क्या शामिल है? क्या बुर्ज शामिल है, बौद्ध पगोड़ाओं से समानता, या फिर फारसी शैली? तो बताइए क्या हो जाना है इसका उत्तर। आपके पास ये 3 विकल्प 4 विकल्प दिए हुए हैं, केवल एक, केवल 1 2 3, या केवल 1 3, या फिर केवल 2 3। तो इसमें सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो सही दिए गए हैं। जैनुल आबदीन के द्वारा जो कश्मीर की जामा मस्जिद मतलब बनवाई गई, उसकी विशेषताओं में बुर्ज भी है, बौद्ध मतलब पगोड़ाओं से समानता भी है, और फारसी शैली में बना है, ये बात भी सही है। तो यहाँ देखिए, सुल्तान सिकंदर बुत शिकन के द्वारा श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 ईस्वी के लगभग में करवाया गया, जिसके बाद जैनुल आबदीन के द्वारा और विस्तारित उसको करवाया गया था। तो शायद मैंने ये कह दिया ना कि इन्होंने निर्माण करवाया, नहीं, मतलब स्टार्टिंग में निर्माण किसी और ने करवाया था, लेकिन इसका विस्तार इन्होंने करवाया। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे हम लोग कुतुब मीनार के बारे में देखते हैं, तो वैसी ही बात है कि इसको बनवाने का काम जो है वो सुल्तान सिकंदर बुत शिकन के द्वारा किया गया, लेकिन जो जैनुल आबदीन है उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया। आगे देखिए, मस्जिद में आग लगने के कारण इसका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार कई बार हुआ है। मस्जिद की विशेषताओं में क्या है, इसमें बुर्ज भी शामिल है, फारसी शैली में बना हुआ है, और बौद्ध पगोड़ाओं से समानताएं, ये सारे पॉइंट्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कुंभा के दरबार से मतलब संबंधित नहीं है। तो बताइए, राणा कुंभा के दरबार में कौन नहीं थे? कह रहे हैं मुनि सुंदर सूरी, दूसरा है नाथा, तीसरा है टिल्ला भट्ट, और चौथा है मुनि जिन विजय सूरी। तो यही हो जाएंगे ऑप्शन डी वाला। एक महारानी थी नाथावत, महारानी नाथावत, नाम याद है कि नहीं आपको? तो जब भी मैं नाथा देखती हूँ उनका मतलब स्मरण होता आता है। तो उन्होंने ना एक संरचना बनवाई थी, रानी की बावड़ी। क्या? रानी की बावड़ी। क्या है ये? रानी की बावड़ी। अभी वर्तमान में जो 100 रुपीज़ की नोट आती है उसमें आप देखिए यही रानी की बावड़ी जो है वो उसका चित्र बना हुआ है। ये एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा हुआ था कि जो महारानी नाथावत थी उन्होंने ही ये मतलब कि रानी की बावड़ी जो है वो बनवाया हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद आ जाएं तो बताने में अच्छा लगता है, इस वजह से बता देते हैं। आप लोग ये मत सोचा करिए कि अरे एक्स्ट्रा पॉइंट्स की क्या ज़रूरत थी। अरे नॉलेज है तो उसको विस्तार ही करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो आप देखिए कि जैन विद्वान मुनि जिन विजय सूरी राणा कुंभा के दरबार से रिलेटेड नहीं थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी, नाथा तथा टिल्ला भट्ट ये सभी कुंभा जी के दरबार से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक साइड शासक दिए हैं, दूसरी साइड राज्य दिए हैं। कह रहे हैं कि राणा हम्मीर ये मेवाड़ के थे, सही बात है। राणा चुंडा मारवाड़ के थे, एकदम ठीक है। मलिक राजा फारूकी खान देश के थे, और हम सब जानते हैं ये मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ये मालवा के नहीं, कहाँ के थे? जौनपुर के थे। कहाँ के? जौनपुर के, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा।
तो आप देखिए जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1394 से 1479 ईस्वी के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था और इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था जिसकी स्थापना 1394 में ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए। वैसे मैंने कल आप लोगों से एक पॉइंट बोला हुआ था, पता नहीं आप लोगों ने वीडियो देखा था कि नहीं, कि हम लोग जो घटना चक्र ज्योग्राफी है अब वो भी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा था कि शाम को 6 बजे उसको हम लोग करेंगे, पर माफ़ कीजिएगा, शाम को 6 बजे नहीं कर पाएंगे, यही 11 बजे ही करेंगे। 3 दिन हम लोग इसको देख लेंगे हिस्ट्री को, 3 दिन ज्योग्राफी देख लेंगे और साथ में संडे को छुट्टी कर लिया करेंगे ताकि आप लोग रेस्ट करें। और इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि हम भी हमारा भी एक एग्ज़ाम लगा हुआ है, हमें भी उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो इस वजह से माफ़ी चाहते हैं। लेकिन हाँ, डेली एक क्लास तो चलती ही रहेगी, संडे को ऑफ रहेगा। संडे एक सेकेंड, संडे को छोड़ करके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये हम लोग हिस्ट्री कर लेंगे 11 बजे ही। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये हम लोग ज्योग्राफी कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए इनके साथ। तो शाम को 6 बजे वाली क्लास हम नहीं ले पाएंगे, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कल ही हमने ये प्लान बनाया और कल ही जो है जिस एग्ज़ाम के लिए हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे उसका नोटिफिकेशन आ गया, तो इस वजह से नहीं करवा पाएंगे उसको, तो माफ़ कीजिएगा फिर से। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड थे सबसे ज़्यादा तो मैंने खुद से बोला था, इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने खुद ना बोला होता तो मुझे कोई इशू नहीं था, इस वजह से बार बार मैं सॉरी बोल रही हूँ। चलिए आगे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। पहला है मध्यकालीन भारतीय राज्य और दूसरा है वर्तमान क्षेत्र। ठीक है, तो मेडिवल टाइम पीरियड में ये भारतीय राज्य वर्तमान में कहाँ पे हैं ये आपको बताना है। चलिए, चंपक की बात कर रहे हैं कि ये मध्य भारत में है, दुर्गर कह रहे हैं जम्मू में, और कुलूत कह रहे हैं मालाबार में। तो मालाबार तट भी है, पता है कि नहीं आप लोगों को? मालाबार, कोरोमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। मालाबार केरल में, ठीक है। कोरोमंडल जो तट है वो आपको तमिलनाडु में मिलेगा, और ये वही मालाबार है जहाँ से जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो सर्वप्रथम इधर ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बताइए क्या हो जाना है इसका सही उत्तर? हमारे पास ऑप्शंस क्या है? पहला दूसरा सही है, दूसरा है केवल 2 सही है, तीसरा है केवल 1 और 3 सही है, और चौथा है केवल 3 सही है। बताइए क्या होगा? तो चूंकि हमसे सही शुमेल पूछ रहे हैं तो इसका दूसरा वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, कि जो दुर्गर है ये आपको जम्मू में मिल जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। और मध्यकालीन भारतीय राज्यों में यदि हम चंपक की बात करें जिसको चंबा कहा जाता है, तथा कुलूत यानी कुल्लू, इनका संबंध कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से। वैसे भी कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश हम लोग याद ही रखते हैं। फिर देखिए दुर्गर जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित था। चंपक, दुर्गर और कुलूत राजपूतों से संबंधित हैं, और इन तीनों राज्यों का उदय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राज्यपाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ था। ये जो मतलब पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट हैं, ये कौन सी जगह के लिए लड़ रहे थे? तो याद है कि नहीं, हम लोगों ने देखा था कन्नौज के लिए लड़ रहे थे, और कन्नौज को एक उपनाम दिया जाता है महोदय श्री, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बताइए कौन हो जाएंगे जिन्होंने बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो क्या अलाउद्दीन हसन हो जाएंगे, अली आबिद शाह, या फिर हुसैन निजाम शाह, या फिर मुजाहिद शाह? तो इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि अलाउद्दीन हसन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन ए जो है वो एकदम ठीक हो जाएगा। व्याख्या में देख रहे हैं इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या दी गई है, तो चलिए देख लेंगे। तो आप देखिए कि दक्कन के अमीरान ए शादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो एमबीटी है यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, इनके शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। तो अगर पूछ लें कि किसके टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि दिल्ली में उस समय किसका शासन था जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, तो मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखिए जफर खान, हसन गंगू 1347 से 1358, तो ये जो जफर खान है इन्हीं का उपनाम है हसन गंगू। इनका समय भी आपको दे दिया गया है। इस नाम के एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ, यानी कि सिंहासन पर बैठे और बहमनी राज्य की नींव डाली। तो वैसे भी कई बार आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो आपको ऑप्शन में हसन गंगू ही देखने को मिलता है। आगे देखिए कि उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। अर्थात अगर कोई पूछ ले कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो वो थी गुलबर्गा। ठीक है, स्थापना किसने की? हसन गंगू ने। और उस टाइम पे दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो इतने सारे पॉइंट्स, इतने सारे आयाम हैं जिन पे नज़र कम से कम रहनी चाहिए।
आगे देखिए उनका नाम एहसानाबाद रखा। तो किसका नाम एहसानाबाद रखा? इसी गुलबर्गा का नाम इन्होंने चेंज करके क्या रख दिया? एहसानाबाद। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। तो तरफ मतलब क्या होता है? क्षेत्र नहीं, तरफ मतलब होता है प्रांत। आगे देखिए कौन कौन से वो प्रांत हैं, तो गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको इन्होंने 4 प्रांतों में डिवाइड किया और वो 4 प्रांत कौन है? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। और प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। जाहिर सी बात है अगर आप प्रांत जो है बना रहे हैं तो प्रांतपति तो होना ही चाहिए। आगे देखिए गुलबर्गा का प्रांत सबसे इंपॉर्टेंट था, इसमें बीजापुर को भी सम्मिलित किया गया था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया और साथ में अपने अनुयायियों को पद और जागीरें प्रदान करने की एक नई प्रथा जो है वो स्टार्ट की। उसने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया। तो याद रखिएगा कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू, इसने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया हुआ था। तो हम लोगों ने देखा इसके पहले जैनुलाब्दीन, उन्होंने भी जजिया को समाप्त करने की बात की। यहाँ हम लोगों ने देखा हसन गंगू, इन्होंने भी जजिया ना लेने की बात की। आगे चल करके आपको देखने को मिलेगा जो अकबर हैं वो भी जजिया को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, कर ही देंगे फिलहाल के लिए। आगे चल के उनके जो अन्य उत्तराधिकारी हुए वो सब अपना फिर से उसको स्टार्ट करेंगे, वो दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने तो समाप्त ही कर दिया था। फिर से क्वेश्चन आ गया कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन है? तो क्या अलाउद्दीन हसन थे, फिरोज शाह थे, महमूद गामा या अशफ खां या नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए महमूद गामा ये तो शायद गुजरात से रिलेटेड थे। फिरोज शाह, तो ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे, तो तुगलक वंश के हैं। अशफ खां ये भी नहीं होंगे। उत्तर बचा कौन? हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखिए कि बहमनी राज्य की स्थापना हुई कब थी? हमने ये तो देख लिया कि किसने की थी, अब आपको बताना है कि मतलब कि कब की गई थी। तो क्या 1336, 38 या फिर 61? तो हमने देखा था अभी ऊपर 1347। ठीक है, फिर देखिए कह रहे हैं कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो हमने तो देखा अभी गुलबर्गा की उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। फिर देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे। ओहो, फिर से वही क्वेश्चन है कि दक्षिण में बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? सोचना ही क्या है, हसन गंगू हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहमनी राज्य की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो क्या 15वीं शताब्दी में, 14वीं, 16वीं, 13वीं? क्या हो जाएगा? 13वीं मतलब वो 13 ही मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14वीं शताब्दी में, यानी 14th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये जो मतलब कि वंश हैं और ये कहाँ से रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, सारे के सारे विकल्प दिखेंगे तभी तो फायदे में रहेंगे हम लोग। और ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 का क्वेश्चन है। तो सूची 1 में देखिए आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही और सरकी शाही दिया गया है। दूसरी साइड अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और जौनपुर दिया गया है। अभी हम लोगों ने देखा था जो मतलब कि जौनपुर है वहाँ पे सरकी मलिक शरवर जो सरकी राजवंश है उसकी स्थापना हुई थी ना। तो अगर हम डी को 4 से मिला दें तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो हाँ, दो ऑप्शन है, तो कम से कम इन दोनों को तो हटा दीजिए क्योंकि ये दोनों तो नहीं होंगे। ठीक है, या तो पहला होगा या तो चौथा होगा। मुझे एक चीज़ और भी बहुत अच्छे से पता है और वो क्या है, वो है निजाम शाही। और ये कहाँ से थे? तो हैदराबाद के निजाम। ठीक है, तो अब यहाँ हैदराबाद तो लिखा नहीं है लेकिन हाँ अहमदनगर से भी ये रिलेटेड थे। तो जो निजाम शाही वंश है वो कहाँ से संबंधित है? अहमदनगर से। अगर हम दो चीज़ों को मिला दें, एक तो शर्की शाही जौनपुर से, निजाम शाही अहमदनगर से, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? सी का 1। तो सी का 1 यहाँ दिया गया है, सर की डी का 4 यहाँ दिया गया है, सी का 1, डी का 4। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अन्य जो है वो भी मिला लेते हैं। और कह रहे हैं आदिल शाही, तो आदिल शाही ये बीजापुर हो जाएगा, कुतुब शाही जो है वो गोलकुंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ए का 2, बी का 3 और सी का 1, डी का 4, ये हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, तो चलें देख लेते हैं व्याख्या इसकी क्या पूछ मतलब बोल रहे हैं इसमें कि बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने किया था। ठीक है, कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने किया। निजाम शाही वंश की जो स्थापना है वो अहमदनगर में मलिक अहमद ने किया था। अगर हम सरकी शाही राजवंश की बात करें तो ये जौनपुर में शासन किया और इस वंश की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजड़े ने की थी। अब ये शब्द ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जाने दीजिए, बोला हुआ है इन्होंने, लेकिन हाँ हमें जहाँ तक लगता है कि इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए। और हाँ वो जो हैदराबाद के निज़ाम कह रहे थे ना, तो उसको ये मत समझ लीजिएगा कि मैं यहाँ से रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग तो मध्यकालीन भारत में आएंगे भी नहीं। वो लोग आपको जो हमारा क्या बोलते हैं
मॉडर्न हिस्ट्री देखो तो शब्द ही नहीं याद आ रहा था, उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो तो मुझे ऐसे अचानक से याद आ गया, तो वही मैंने बता दिया। खैर चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जो है वो जगत गुरु कह के पुकारती थी। तो बताइए कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है। तो आप देखिए, बीजापुर के शासक इब्राहिम जो आदिल शाह द्वितीय हैं वो एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या के संरक्षक थे, और उनकी प्रजा उनके उदार दृष्टिकोण के कारण ही उनको जगत गुरु की उपाधि दी हुई थी। और आगे देखिए कि गरीबों की सहायता करने के कारण उन्हें अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। अब देखिए इन सबसे एक पॉइंट याद आया, एक क्वेश्चन बनता है हमारे प्राचीन इतिहास में, नहीं सॉरी, प्राचीन इतिहास में नहीं, इसी मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत से, कि लाख बख्श की उपाधि किसकी है? चलिए कमेंट करके बताइए, लाखों का दान देने वाला अर्थात लाख बख्श, ये उपाधि किसकी है? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो वैसे ही याद रखिएगा कि अबला बाबा यानी कि निर्धनों का मित्र, ये उपाधि किसकी है? तो ये इब्राहिम आदिल शाह की उपाधि है, और साथ में इन्हें जगत गुरु भी कहा जाता था। चले आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि किताब नौरश नामक लेख किसके द्वारा लिखा गया? कह रहे हैं इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, दूसरा अली आदिल शाह, तीसरा है कुली कुतुब शाह, चौथा है अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय का तो वैसे ही कोई यहाँ पे औचित्य नहीं है, अन्य जो है इन्हीं में आपको बताना है। तो अभी हम लोगों ने देखा जो साहित्य और कला के प्रेमी होंगे वही तो लिखेंगे, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। तो आप देखिए इब्राहिम आदिल सादुती बीजापुर सल्तनत के शासक थे, और इन्होंने किताब नौरस नामक जो पुस्तक है कौन सी भाषा में लिखी? ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि दक्कनी भाषा में लिखी थी, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। अब आपसे पूछ रहे हैं जो अहमदनगर के निजाम शाही वंश है उसका अंत कैसे हुआ? ठीक है, क्या सब लोग कुएं में कूद के जान दे दिए थे? नहीं ना। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। दूसरा, मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी। तीसरा, फतेह खान ने निजाम उल मुल्क की राजधानी जो राजगद्दी जो है वो छीन ली। और लास्ट क्या है कि 1631 में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ तथा संपूर्ण राज मुगल मतलब परिवार है जो मुगल सेना के द्वारा मार दिया गया। तो बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो ये वाला हो जाएगा कि जो अहमदनगर है इसको मुगल साम्राज्य में मिला करके हुसैन शाह को आजीवन जो है वो कारावास दे दिया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो आप देखिए शाहजहां के टाइम पीरियड के दौरान 1632 ईस्वी में महावत खां के नेतृत्व में, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अहमदनगर पर आक्रमण किया गया, और उसने दौलताबाद के दुर्ग को जीतने के लिए अहमदनगर के वजीर फतेह खां को अपनी ओर मिला लिया। 4 महीने की घेराबंदी के पश्चात दौलताबाद के दुर्ग को जीत लिया। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, वैसे पूछा गया है, आगे क्वेश्चन मिलेगा ही, कि दौलताबाद को मुगल साम्राज्य में मिलाने का काम किसने किया था, तो ये हो जाएगा मतलब शाहजहां। आगे देखिए सुल्तान हुसैन शाह जो है मतलब सुल्तान हुसैन निजाम शाह तृतीय को बंदी बना करके ग्वालियर के किले में भेज दिया तथा अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने मिलाया। आपको बीजापुर इन सब की भी जो चीज़ें हैं आगे देखने को मिलेंगी किसने मिलाया था। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि वो युग जो सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है। कह रहे हैं बाज बहादुर मालवा के शासक थे, सही है। कुली कुतुब शाह गोलकुंडा से, सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से, सही। लेकिन यूसुफ आदिल शाह ये अहमदनगर से संबंधित थे, नहीं ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो यूसुफ आदिल शाह थे ये बीजापुर के शासक थे, ठीक है। जबकि बाज बहादुर ये मालवा के थे, कुली कुतुब शाह ये गोलकुंडा के, और सुल्तान मुजफ्फर शाह ये गुजरात के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो क्या है? कह रहे हैं कि मध्यकालीन गुजरात में इनमें से किस एक शासक ने दीयू को पुर्तगालियों के सुपुर्द किया? समझ रहे हैं कि जो दीयू है ना, ये है दीयू, ठीक है। बताइए कौन है? क्या अहमद मतलब अहमद शाह है या फिर महमूद बेगड़ा है? तीसरे में क्या है नाम? बाज बहादुर है, सॉरी बहादुर शाह या मोहम्मद शाह? तो ये हो जाएंगे बहादुर शाह, ऑप्शन सी, ठीक है। तो देखिए गुजरात के शासक जिसने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया वो था सुल्तान बहादुर शाह। एक लंबी घेराबंदी के बाद सुल्तान बहादुर शाह को नूनो द कुन्हा के नेतृत्व में दीव जो है वो पुर्तगालियों को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और इस घटना में मतलब इस क्षेत्र में विशेषकर हिंद महासागर के समुद्री व्यापारिक मार्गों पर पुर्तगाली नियंत्रण का जो प्रभाव है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? क्या हैदराबाद कहते हैं, कर्नाटक, बेंगलोर या फिर बीजापुर? तो इसको अभी वर्तमान में हैदराबाद कहते हैं। तो दक्षिण भारत के हैदराबाद में कुतुब शाही वंश की राजधानी गोलकुंडा के जो विस्तृत खंडहर है वो मिले हुए। 16वीं 17वीं शताब्दी के इस क्षेत्र पर कुली कुतुब शाह शासकों का यानी कि कुतुब शाही वंश का जो शासन है वो आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए, मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो अहमदनगर को शाहजहां ने मिलाया, गोलकुंडा को किसने मिलाया? क्या नाम है इसका? औरंगजेब ने मिलाया। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, बहुत बनता है, वनडे एग्जाम्स का फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि उस युग में यहाँ हीरो के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन? औरंगजेब प्रसिद्ध था क्या हीरो के लिए? नहीं भाई औरंगजेब नहीं, गोलकुंडा प्रसिद्ध था हीरो के लिए। आगे देखेंगे, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? ठीक है, कौन सा एक सुमेलित है? एक साइड जो है वंशों का नाम दिया गया है, दूसरी साइड जो है कुछ जगहों का नाम दिया गया है। मेरे ख्याल से सारी की सारी राजधानियां ही हैं। काकतीय का देवगिरी, होयसल का द्वार समुद्र, यादवों की वारंगल, पांडे की मदुरा। तो बताइए कौन सा एक सुमेलित है? तो पांड्यों की मदुरा थी शायद, क्या ऐसा कुछ मुझे हल्का हल्का समझ आ रहा है, लेकिन होयसल का द्वार समुद्र भी मुझे कुछ समझ आ रहा है। काकतीय और यादवों का तो मुझे कंफ्यूजन है, मुझे ये नहीं लग रहा है, मतलब ये तो होंगे ही नहीं। तो अगर इस हिसाब से देखें तो दूसरा भी ठीक लग रहा है और डी भी। चलिए उत्तर देख लेंगे डायरेक्ट। हाँ, उत्तर में भी देखिए बी और डी दोनों ही सही दिया गया है कि होयसल राजवंश, ये द्वार समुद्र राजधानी थी, पांड्यों की मदुरा थी। ये पांड्यों की मदुरा, मदुरा से संबंधित एक बहुत प्यारी सी कहानी है, नूपुर की कथा, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। आगे देखिए, जो होयसल वंश है इसकी राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र, जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल और यादव वंश की राजधानी थी देवगिरी। ठीक है, आगे देखिए, पांड्य वंश का प्रारंभिक राजधानी कोरकई में अवस्थित थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर से देखिए वही क्वेश्चन है कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो काकतीय, होयसल, गंग या फिर और क्या दिया गया है? कदम्ब। तो बताइए, अभी तो हम लोग देख के आ रहे हैं कि जो द्वार समुद्र है वो होयसल वंश की राजधानी थी, तो ऑप्शन सी जो है ये ठीक हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित साम्राज्यों पे आपको विचार करना है। साम्राज्यों में आपको होयसल दिया है, गहड़वाल दिया है, यादव और काकतीय दिया है, और आपसे क्या कह रहे हैं कि उपर्युक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं ईस्वी में स्थापित किया था? तो बताइए, युग्म टाइप का है, कह रहे हैं केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर किसी ने नहीं। तो उत्तर देखिए किसी ने नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिए, जो होयसल साम्राज्य है उन शक्तिशाली साम्राज्यों में से था जिसने 10वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में शासन किया। वहीं गहड़वाल राजवंश एक राजपूत राजवंश था जिसने 11वीं 12वीं शताब्दी में शासन किया, और भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में। आगे देखिए, जो काकतीय राजवंश है 12वीं 14वीं शताब्दी में और पूर्वी दक्कन क्षेत्र में। वहीं हम देखें तो देवगिरी के जो यादव वंश हैं ये मध्यकालीन दक्षिण भारतीय राजवंश से रिलेटेड थे, और यादवों ने प्रारंभ के पश्चिमी चालुक्यों के सामंतों के रूप में टाइम मतलब कि अपना शासन किया था, और इनका शासन 12th to 14th सेंचुरी है। ठीक है, तो 8वीं जो शताब्दी है उससे कोई भी संबंधित नहीं है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक साइड सूची में राजवंश दिया गया है, दूसरी साइड राजधानी, फटाफट मैच कर लेंगे। अभी तो हम लोगों ने देखा था इसमें, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स तो ऊपर वाले ऑप्शन से ही हो जाएंगे, जैसे पांडे की मदुरा थी। ठीक है, बी का 3, और बी का 3 कहाँ दिया गया है? एक ही ऑप्शन में दिया, देख रहे हैं, एक ही ऑप्शन से हमारा उत्तर निकल आ गया। अन्य जो है उन्हें देख लेते हैं। तो पल्लवों की कांची थी, यादवों की क्या थी? अभी तो हमने देखा था देवगिरी, और काकतीय की वारंगल। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासिका रुद्रमा देवी से संबंधित था? बहुत फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। काकतीय राजवंश की शासिका थी मतलब रानी रुद्रमा देवी जी। और हमारी एनसीईआरटी में क्लास 6 में एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो रानी रुद्रमा देवी जी थी, और उनसे ना सीटेट में क्वेश्चन खूब बनता भी है। इस तरह से बनता है कि वो कौन सी शासिका थी जिन्होंने अपने पुरुष होने का भ्रम फैलाया। ठीक है, तो याद रखिएगा यही काकतीय राजवंश की शासिका रानी रुद्रमा देवी जी थी, और इन्होंने अपना नाम जो है प्रताप रुद्रदेव करके कुछ रखा हुआ था, क्योंकि जिस टाइम का ये मतलब कि जिस टाइम की बात है उस टाइम पे महिला को शासक के रूप में देखना मतलब बहुत बड़ी बात थी। कोई भी एक महिला को शासक के रूप में देखने को तैयार नहीं था। आज भी इतने मतलब कि हम लोग आज़ादी के इतने टाइम हो गए, उसके बाद भी आप देखिए महिलाओं को शासन में कितना जो है भागीदारी दिया जाता है।
लॉजिक कुछ भी हो, असली जो लॉजिक है ना, मतलब सब लोग अपना अपना तरह का तर्क देते हैं, लेकिन जो मेन लॉजिक है ना वो यही है, पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि जो पितृसत्तात्मक समाज है वो एक महिला को किसी हाईएस्ट जो अथॉरिटी है वहाँ पे देखने को तैयार ही नहीं है। तो वही सारी चीज़ें हैं। जब आज ये स्थिति है, तो जबकि ये घटना है 13वीं 14वीं शताब्दी, उस टाइम पे क्या सिचुएशन रही होगी आप सोच सकते हैं। तो बहुत दिक्कत हुई। मैंने ये मूवी भी देखी हुई है, रानी रुद्रमा देवी जी की, बहुत प्यारी मूवी है, आप लोग चाहें तो ज़रूर देखें। चलिए आगे देखेंगे। और ऐसे ही आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि जो क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ रजिया सुल्तान, उनको लेकर के एक कथन दिया जाता है। कौन से राइटर के द्वारा कथन दिया गया है वो आप मुझे कमेंट करिएगा, कि यद्यपि उसमें एक शासक के सारे गुण मतलब मौजूद थे, लेकिन इसके बाद भी उसको हासिल क्या हुआ, क्योंकि वो महिला थी। तो इस तरह की सोच थी। चलिए, और रुद्रमा देवी जी तो इससे भी पहले की बात है। चलें आगे देखें। नहीं, पहले की बात नहीं है, दरअसल सब आसपास की ही है, सॉरी पहले की बात नहीं है। चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं, रुद्रमा देवी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है और उनके बारे में सही स्टेटमेंट देना है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या, और देखिए ये क्वेश्चन 2023 में जो आर प्री हुआ था, एग्जैक्टली ये 2023 का पेपर है, लेकिन जो ये पेपर हुआ था वो 11 फरवरी 2024 को हुआ था। कब हुआ था? 11 फरवरी 2024 को हुआ था। और आगे चल करके ये पेपर रद्द हुआ, रद्द होने के बाद 27 जुलाई 2025 को हुआ, जिसका रिजल्ट वगैरह आ गया है, मेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो वही वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि रुद्रमा देवी जी के बारे में आपको सही बताना है कि रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। ठीक है, पहला एकदम ठीक है। उन्होंने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के शौना शासकों को पराजित किया। तो ये बात भी एकदम सही हो जाएगी। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि ये देखिए, बता रही थी ना कि प्रताप रुद्रदेव टाइप उन्होंने अपना नाम रखा हुआ था, उसके पीछे का रीजन यही था कि महिला को कोई भी शासिका के रूप में हजम नहीं कर पा रहा था। तो काकतीय शासक रुद्रदेव, मतलब प्रताप रुद्रदेव प्रथम के समय संप्रभु काकतीय साम्राज्य का उदय हुआ। उसके पश्चात महादेव तथा गणपति देव क्रमशः शासक हुए। रुद्रमा वारंगल के काकतीय शासक गणपति देव की पुत्री और चौथी स्वतंत्र शासिका थी। उन्होंने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों और देवगिरी के शौना शासकों को पराजित किया, और दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये प्रताप रुद्रदेव जो है, ऐसे ही नाम उन्होंने रखा हुआ था, कुमार प्रताप रुद्रदेव। मूवी में देखा एग्जैक्टली, मुझे नाम ही भुला गया है, ऐसे ही नाम था मगर। चलिए, यहाँ क्या है कि होयसल स्मारक जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, और आपको पता है यूनेस्को में भी विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया है। कह रहे हैं हम्पी और हॉस्पेट में, और हलेबीडु और वेलूर में, मैसूर और बेंगलुरु में, या फिर श्रृंगेरी और धारवाड़ में। तो क्या हो जाएगा? हलेबीडु और बेलूर में। ठीक है, तो होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हलेबीडु, जो कि कर्नाटक के हासन जिले में संबंधित है। और इसकी ख्याति इसकी स्थापत्य और विरासत के कारण है। हलेबीडु के वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। ये मंदिर 12वीं 13वीं सदी का है और होयसल काल में निर्मित चिन्ना केशव मंदिर बेलूर में अवस्थित है। और इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासक, जिनका नाम क्या था? विष्णुवर्धन, इन्होंने स्टार्ट करवाया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान में नाम क्या है? तो अभी हमने देखा हलेबीडु हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? ठीक है, तो कह रहे हैं क्या सिरसा के मकबरे जो कि सासाराम में है, अष्टकोणी मकबरा है, क्या वहां पे है? दूसरा, जामा मस्जिद दिल्ली में है। तीसरा क्या है? गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में है, या गोल गुंबद बीजापुर में? तो जिस तरह के क्वेश्चन, मतलब चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये हो जाएगा गोल गुंबद बीजापुर। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो देखिए, बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का जो मकबरा है वही है गोल गुंबद। ठीक है, उसी के नाम से जाना जाता है। और ये भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है। विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। इसका बाह्य भाग देखने में प्याले की भांति लगता है और इसके प्रत्येक कोने पर कंगूरों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे क्या करें कि निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करना है। चलिए देख लेंगे। कह रहे हैं दोहरा गुंबद, अष्टभुजीय जो मकबरा है, अभी तो हमने देखा, अभी बताया था ना कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, शेरशाह सूरी है ये, हाँ ठीक है, चलिए दिख रहा है सब। फिर सत्य मेहराबी मकबरा, गोल गुंबद। तो गोल गुंबद तो
हम लोगों ने देखा इब्राहिम आदिल शाह का था ना, अगर हम डी को 2 से मिलाएं तो 2 ऑप्शन हमारे निकलने चाहिए, नहीं केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा। अष्ट जो कोणी या अष्टभुजी मकबरा है ये शेरशाह से अगर मिलाएं तो बी का 1 कहाँ है, बी का 1 एक ही में शायद दिया गया है, तो अगर इस हिसाब से देखें तो बी का 1 जो है केवल एक में दिया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, चलिए मिला लेंगे फटाफट। तो एक सेकेंड, चलिए दोहरा गुंबद किससे संबंधित हो जाएगा, तो दोहरा गुंबद जो है ये हो जाएगा सिकंदर लोदी से संबंधित। फिर अष्टभुजी मकबरा या अष्टकोणी मकबरा ये शेरशाह सूरी का है। सत्य मेहराबी मकबरा ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये मोहम्मद आदिल शाह, अरे सी का क्या होगा, 3 होगा ना, ये बलबन, वही मैं सोचूं मोहम्मद आदिल शाह का गोल गुंबद होगा, ये हो गया। फिर बचा गोल गुंबद, ये हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये मिलान करना है। चलें आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि मांडू में स्थित जो जंतर मंतर का महल है वो इनमें से किस शासक ने बनवाया था, तो बताइए, क्या महमूद शाह खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी, भोज परमार या हुशंग शाह, उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर तो मेरे ख्याल से आयोग को भी नहीं पता होगा क्योंकि ये जो जंतर मंतर का महल है ना ये मांडू में है ही नहीं, तो इस वजह से इसका जो उत्तर है वो होगा भी नहीं कुछ। और एमपीपीसीएस में पूछा गया था और देख लीजिए आयोग ने इसको डिलीट कर दिया। फिर वही क्वेश्चन, मांडू में जहाज महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था, वही वाला देख लीजिए जो ऊपर है। चलिए आगे देखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं वो तो ईश्वर ही जाने। कह रहे हैं गुजरी महल किसने बनवाया था, तो क्या सूरज सेन ने बनवाया था, मान सिंह ने, तेजकरण ने या अकबर ने, कौन हो जाएगा, मान सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन बी। तो जो गुजरी का महल है ये राजा मान सिंह तोमर ने 1486 से 1516 ईस्वी के मध्य बनवाया था, और स्थापक के क्षेत्र में ये एक अद्भुत नमूना माना जाता है। राजा मान सिंह एक महान विजेता भी माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए, क्या अदीना मस्जिद मांडू में है, दूसरा लाल दरवाजा मस्जिद क्या जौनपुर में है, दाखिल दरवाजा कह रहे गौड़ में है, या फिर 3 दरवाजा कह रहे हैं अहमदाबाद में, तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं। तो अदीना मस्जिद देखिए ये मांडू में बिल्कुल भी नहीं है, बाकी लाल दरवाजा मस्जिद ये आपको जौनपुर में मिलेगा, दाखिल दरवाजा गौड़ में मिलेगा, 3 दरवाजा ये आपको अहमदाबाद में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि पश्चिम बंगाल के पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद जिसे हम लोग जामी मस्जिद कहते हैं ये प्रसिद्ध भग्नावशेष है, जिसे 1364 से 1374 ईस्वी के मध्य बंगाल के शासक सिकंदर शाह, जिनका समय आपको दिया गया है 1358 से 1390, इनके टाइम पीरियड में निर्मित किया गया। ठीक है, और इस मस्जिद में सिकंदर शाह की कब्र है, और इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव जो है स्पष्टता दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिरों और महलों के अवशेष हैं, बाकी सब ठीक है। तो समझ लीजिए पता नहीं कब सरकार जो है फिर इसको राम मंदिर घोषित करे, मतलब किसी न किसी भगवान की मंदिर घोषित करने पे आ जाए। खैर चलिए, अब हमारे पास सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने वाली बात आ गई है। स्मारक और निर्माता दिए गए हैं, क्या दिए हैं, कह रहे हैं कि अटाला देवी मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल, अदीना मस्जिद, पांडुआ, और आपके सामने ये सब नाम दिए हैं, नुसरत शाह, इब्राहिम शाह शर्की, सिकंदर लोदी और वली मोहम्मद। और जो इसका कूट है ना वो दूसरे पेज में दिया गया है, पहले यहीं पे देख लेंगे हम लोग इसको। तो देखिए अटाला देवी मस्जिद ये हो जाएगा इब्राहिम शाह शर्की, ये हो जाएगा ये, छोटा सोना मस्जिद ये वली मोहम्मद हो जाएगा, और कदम रसूल ये नुसरत शाह, और अदीना मस्जिद पंडुआ ये सिकंदर शाह ने बनवाया था। ठीक है, इस हिसाब से आप देखें तो ए का 2, बी का 4 और सी का 1, 2 4 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 4 1 3 कहाँ दिया गया है, 2 4 1 3 ऑप्शन बी में है, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे, कह रहे हैं क्या ये साधारण जमींदार थे, महाजन थे, या क्षेत्रीय मतलब प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे, या नौ धनाढ्य व्यापारी थे, तो उत्तर आपको साफ साफ दिख ही रहा है बड़े बड़े अक्षरों में, हो जाएगा ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। ठीक है, तो दक्षिण के जो पोलीगार थे, दरअसल शब्द मतलब जो शब्दावलियां हैं ना वो कई बार हमसे बहुत ठीक ठाक मात्रा में पूछ ली जाती हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि पोलीगार जो है ये एक सामंतवादी उपाधि हुआ करती थी, जो कि दक्षिण भारत के नायक शासकों के द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी समाप्त हुआ। अगला जो टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा भक्ति और सूफी आंदोलन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, कुछ नया जाना समझा होगा, और
किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, ये आपने समझा होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। आखिरकार परिश्रम करके आपके लिए वीडियोस को रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद अपलोड करना, ऊपर से मुझे ठंडी भी बहुत लग रही है आजकल। तो चलिए फिलहाल के लिए लाइक वाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में कल 11 बजे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।